नमस्कार, वेलकम टू एग्जामसार। मैं हूं रंजीत सिंह। इस वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और उसके आसपास की इन्फॉर्मेशन को भी देखेंगे ताकि उससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएँ। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी कमेटी गठित की गई थी? तो ऑप्शन 1 है नेहरू समिति, ऑप्शन 2 है सैडलर आयोग, ऑप्शन 3 है हंटर समिति, ऑप्शन 4 है प्रारूप समिति। तो 13 अप्रैल 1919 में ये घटना हुई, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें जो जनरल डायर था उसने निहत्थी भीड़ पे गोलियां चलवा दी थी। जब बहुत आलोचना हुई तो उसके बाद एक कमेटी गठित हुई जिसका नाम था हंटर समिति और जिसका अध्यक्ष जो था वो था डब्ल्यू हंटर। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसमें ब्रिटिश हुकूमत को दोषी ही नहीं माना बल्कि जनरल डायर को इंग्लैंड के अखबारों में हीरो की तरह दिखाया गया। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हंटर समिति, क्योंकि जलियांवाला बाग की जांच के लिए जिस कमेटी का गठन किया गया था उसका नाम था हंटर कमेटी या समिति। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसने क्रिप्स प्रस्ताव को या क्रिप्स प्रपोजल को पोस्ट डेटेड चेक कहा? तो ऑप्शन 1 है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 2 है महात्मा गांधी, ऑप्शन 3 है चौधरी रहमत अली, ऑप्शन 4 है BR अम्बेडकर। तो किसने क्रिप्स प्रपोजल को या क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था? तो ये कहा था मोहनदास के गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। मार्च 1942 में ये मिशन भारत में आया था, ये प्रस्ताव लेके कि हम भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे देंगे। और ये कब आया? जब 1942 में ब्रिटेन की स्थिति यानी कि मित्र देशों की स्थिति द्वितीय विश्व युद्ध में जब खराब होने लगी और उनको लगा कि अब भारत के सहयोग के बिना काम नहीं चलेगा, तब ये प्रस्ताव आया था भारत में मार्च 1942 में। और इससे पहले ही भारतीय नेता जो हैं वो धोखा खा चुके थे, क्योंकि पहले जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें हम सहयोग हमने किया था। तो इस बार ये नया झूठ लेके आए थे, वो था डोमिनियन स्टेटस, जिससे भारतीय नेता बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। और उसी समय पे महात्मा गांधी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा था क्रिप्स प्रस्ताव को। तो इसका सही उत्तर जो है वो ये है महात्मा गांधी है, यानी ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये सम्मिलित नहीं है, माफ़ कीजिएगा, ये सुमेलित है। तो कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? तो ऑप्शन 1 है अनुच्छेद 16 में क्या है? लोक नियोजन में समानता। ऑप्शन 2 है अनुच्छेद 32 में क्या है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन 3 है अनुच्छेद 14 में क्या है? कानून के समक्ष समानता। और ऑप्शन 4 है अनुच्छेद 17 में क्या है? उपाधियों का अंत। तो अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में समानता है, ये बिल्कुल सही है, यानी कि सरकारी भर्तियों में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 32 में क्या है? तो इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये बिल्कुल सही है। और अनुच्छेद 14 में क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये भी सही है, कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 17 में क्या है? तो अनुच्छेद 17 में है छुआछूत का अंत, यानी कि अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो उपाधियों का अंत जो है वो 17 में नहीं है, ये आर्टिकल 18 में है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि 17 में उपाधियों का अंत नहीं है, 17 में है छुआछूत का अंत और उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं संरचना का वर्णन किया गया है? तो पहला है अनुच्छेद 123, ऑप्शन 2 है अनुच्छेद 124, ऑप्शन 3 है अनुच्छेद 121, ऑप्शन 4 है अनुच्छेद 122। तो कौन से आर्टिकल में है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, उसकी संरचना? तो ये आर्टिकल 124 में है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की संरचना और स्थापना के बारे में उल्लेख है। तो सर्वोच्च न्यायालय में शुरुआत में कितने जज हुआ करते थे? तो 7+1 हुआ करते थे प्रारंभ में, फिर उसके बाद ये संख्या 24+1 यानी 25 हुई, फिर 30+1 हुई जो कि 2019 तक थी 31, और वर्तमान में 2019 के बाद से सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या कितनी है? तो अभी है 33+1 यानी 34 जज होते हैं वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में। 33+1 33 जजेस होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के, और एक होता है मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश, जिसको कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है जी। तो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कौन से आर्टिकल में है?
स्थापना और संरचना के बारे में, तो ये आर्टिकल 124 में है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का 100वां संविधान संशोधन संबंधित है। तो ऑप्शन 1 है भारत नेपाल से इसका संबंध है, ऑप्शन 2 है भारत और बांग्लादेश से इसका संबंध है, ऑप्शन 3 है भारत और अफगानिस्तान से इसका संबंध है, ऑप्शन 4 है भारत चीन से इसका संबंध है। तो 100वां संविधान संशोधन जो है वो भारत और बांग्लादेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा। वर्ष 2015 में 100वां संविधान संशोधन हुआ था, और जिसमें कुछ जो एनक्लेव थे यानी कुछ हिस्से जो थे वो बांग्लादेश सरकार और भारत सरकार के द्वारा आदान प्रदान किया गया था। कुछ हिस्से जो हैं वो हमने उनको दिए थे और कुछ हिस्सा उनका जो हमने लिया था। इस तरीके से जो सीमा विवाद था उसको सुलझाया गया था। तो 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो भारत बांग्लादेश से संबंधित है, जिसमें सीमा विवाद को सुलझाया गया था कुछ हिस्सों का आदान प्रदान करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन 1 है हिंदी, ऑप्शन 2 संस्कृत, ऑप्शन 3 है संथाली, ऑप्शन 4 है अंग्रेजी। तो 8वीं अनुसूची यानी 8th शेड्यूल में 22 भाषाएं हैं। आपको बताना इनमें से कौन सी नहीं है। तो हिंदी है जी, संस्कृत भी है, संथाली भी है, लेकिन अंग्रेजी जो है वो 8th शेड्यूल में नहीं है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये कॉमन है कि मेनली यही होता है कि इसमें एक ऑप्शन में अंग्रेजी को डाला जाता है। आपको यहाँ पे फोकस करके ये याद करना है कि अंग्रेजी जो है वो शेड्यूल लैंग्वेज में नहीं है। हिंदी, संस्कृत, संथाली ये सब हैं, जिसमें गुजराती, हिंदी तो है ही, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मणिपुरी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत है ही, सिंधी, तमिल, तेलुगु, बोडो, डोगरी, संथाली भी है और मैथिली भी है। इस तरीके से 22 भाषाएं हैं। एक दो बार आप इनको पढ़ेंगे तो आपको याद रह जाएगा। लेकिन इंग्लिश आपको अलग से याद रखना है कि इंग्लिश को कई बार ऑप्शंस में डाला जाता है। तो 8वीं अनुसूची में इंग्लिश नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के संविधान में फेडरल शब्द का कहाँ वर्णन हुआ है या कहाँ उल्लेख हुआ है? तो ऑप्शन 1 है प्रस्तावना में, ऑप्शन 2 है भाग 1 में, ऑप्शन 3 है अनुच्छेद 368 में, और ऑप्शन 4 है कि कहीं नहीं हुआ यानी कहीं भी नहीं हुआ। तो भारतीय संविधान में फेडरल शब्द यानी संघीय शब्द का इस्तेमाल कहाँ हुआ है? तो इस शब्द का जो इस्तेमाल है फेडरल, इसको हिंदी में बोलते हैं संघीय, तो इसका इस्तेमाल कहीं भी नहीं हुआ है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 1 जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स। फेडरल शब्द इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी यूज नहीं हुआ है, लेकिन फेडरल होने के यानी संघीय होने की विशेषताएं तो भारतीय संविधान में हैं, लेकिन फेडरल शब्द कहीं यूज नहीं हुआ है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि फेडरल शब्द कहाँ वर्णित है? तो ये कहीं भी नहीं है। इसकी जगह पे कौन सा शब्द यूज हुआ है? तो वो है राज्यों का संघ, जिसे आर्टिकल 1 में लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये राज्य और उनकी स्थापना का ईयर है। आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो नागालैंड बना है 1963 में, ऑप्शन 2 है हरियाणा बना है 1960 में, ऑप्शन 3 है सिक्किम बना है 1975 में, ऑप्शन 4 है अरुणाचल प्रदेश बना है 1987 में। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो नागालैंड जो है वो 1963 में बना है, ये बिल्कुल सही है। सिक्किम 1975 में बना है, ये भी सही है। अरुणाचल प्रदेश बना है 1987 में, ये भी सही है। हरियाणा 1960 में नहीं बना, हरियाणा बना है 1966 में। 1960 में बम्बई से 2 राज्य बने थे जिनका नाम था महाराष्ट्र और गुजरात। हरियाणा कौन सी ईयर में बना है? तो 1966 में। इसका करेक्टली मैच्ड कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका मैच्ड नहीं है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में नागरिकता संबंधी प्रावधान करने का अधिकार प्राप्त है? तो ऑप्शन 1 है संसद को, ऑप्शन 2 है राज्यसभा को, ऑप्शन 3 है लोकसभा को, ऑप्शन 4 है राज्य विधानसभा को। तो सिटीजनशिप यानी नागरिकता से संबंधित कोई प्रावधान करना है, कोई बदलाव करना है, कोई संशोधन करना है, तो ये किसको है? तो ये
संसद को है ये अधिकार। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। ठीक है जी। तो नागरिकता से संबंधित कुछ भी बदलाव करना है तो ये कौन करता है, तो ये अधिकार क्षेत्र में आता है संसद के में। राज्यसभा लोकसभा जो है कि संसद का पार्ट ही है, दोनों जगह ये पास होता है। राज्य विधानसभा को इस पे कोई जुरिस्डिक्शन यानी अधिकार क्षेत्र नहीं होता है। तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान करने का जो अधिकार है वो संसद को है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन 1 है समानता का अधिकार, ऑप्शन 2 है संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन 3 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार और ऑप्शन 4 है शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। तो आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन 1 है समानता का अधिकार, ये फंडामेंटल राइट है, बिल्कुल है, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक ही है। और ऑप्शन नंबर 3 क्या है, तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आर्टिकल 32, ये भी संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो फंडामेंटल राइट है। शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, ये भी फंडामेंटल राइट है। संपत्ति का अधिकार जो है ये अब फंडामेंटल राइट नहीं रहा है। 44 में संविधान संशोधन द्वारा इसको संपत्ति का अधिकार का दर्जा जो है वो इसका समाप्त कर दिया गया। अभी ये एक विधिक अधिकार है। आर्टिकल 301 के तहत ये जो है अब एक लीगल राइट है, ये एक अब फंडामेंटल राइट नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, संपत्ति का अधिकार, ये अब एक फंडामेंटल राइट नहीं है। आर्टिकल 301 के तहत ये कैसा अधिकार है, ये अब एक विधिक अधिकार है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।